पूछो पूछो। हेलो। चालू हो गया, लाइव करें। ठीक है। पूछो। बोले जैसे हम बताएंगे तो मैं इशारा कर दूंगा कमरे में। ठीक। सभी सामाजिक बंधुओं को मेरा प्रणाम। अखिल भारतीय कचेरा महासभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री सावले जी, मेरे सीधी जिले के वरिष्ठ कचेर समाज के वरिष्ठतम नागरिक एवं कचेरा महासभा के फाउंडर मेंबर्स श्री यदुनाथ जी को प्रणाम करते हुए मैं आज की अपनी ये लाइव सेशन की शुरुआत करता हूं। चूंकि सबसे पहले सीधी और रीवा जिले के लोग, ज़्यादातर तो लोग मुझे जानते होंगे, लेकिन ये राष्ट्रीय लेवल पर ये लाइव चल रहा है और सभी जगह के लोग मुझे देख रहे होंगे। माफ़ करिएगा। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम मुकेश वर्मा है। मैं मूलतः सीधी जिले का निवासी हूं और अभी वर्तमान में भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के पद पर रीवा ब्रांच में कार्यरत हूं। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री शिवदास वर्मा जिला चिकित्सालय सीधी में कई वर्षों की सेवा देने के पश्चात अकाउंटेंट के पद से रिटायर हुए हैं। मेरी माताजी श्रीमती प्रेमा वर्मा, जो कि ज्योति टाइपिंग इंस्टीट्यूट की संचालिका रही हैं। मेरे बड़े भैया श्री आशीष वर्मा, जो सीधी जिला न्यायालय में क्रिमिनल रीडर के पद पर हैं। उनकी पत्नी मेरी भाभी श्रीमती कंचन वर्मा, जो कि कंप्यूटर सीपी सेंटर की संचालिका हैं। मेरा छोटा भाई योगेश वर्मा, जो कि रेडीमेड बिजनेस सीधी में ही संचालित करते हैं, जेटी मान्यवर के नाम से। उनकी पत्नी श्रीमती नेहा वर्मा, मेरी छोटी बहू, वो घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं और साथ में मेरी बड़ी भाभी के साथ सीपी सिटी सेंटर में आपका ट्रेनिंग देती हैं। मेरी बड़ी बहन श्रीमती सुरेखा वर्मा जिला कलेक्ट्रेट में आपका जिला शिक्षा केंद्र में क्लर्क के पद पर है और वो आप समाज के लाइव प्रोग्राम में पहले आ भी चुकी हैं। मेरे जीजा जी श्री पारसनाथ वर्मा, सीधी में ही इलेक्ट्रॉनिक्स की उनका बिजनेस है, टीवी सेलिंग का और टीवी रिपेयरिंग का। लास्ट में मैं
अपने पत्नी के बारे में बताना चाहूँगा, श्रीमती संध्या तोमर, जो कि एक होम मैनेजर है और बहुत ही अच्छी तरह से घर को मैनेज करती हैं। उनकी वजह से ही मैं अपने काम को, अपने ऑफिस के काम को अच्छी तरह से कर पाता हूँ, क्योंकि घर की सारी टेंशन वो अपने पास रखती हैं। बच्चों को पढ़ाना, घर की जितनी ज़रूरतें हैं, जो भी ज़रूरत के सामान है, सब्जी भाजी, सब वो करती रहती हैं और इसकी वजह से मैं रिलैक्स होकर के अपना काम कर पाता हूँ। ये एक संक्षिप्त परिचय मेरा रहा है। अब मैं कल चर्चा हो रही थी श्री राजकिशोर जी से, और कल चर्चा के दौरान ये लाइफ के बारे में उनसे चर्चा हो रही थी, कैसे क्या इसमें कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चर्चा के दौरान मैंने उनसे पूछा कि मुझे किस टॉपिक पे बात करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो कुछ भी चाहें जो समाज हित में हो और समाज के युवा वर्ग और बच्चों को प्रोत्साहन के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनको जो कुछ भी आप गाइड कर सके वो आप करिए। उनके ऐसा कहने से मैं थोड़ा सा टेंशन में आ गया, क्योंकि आजकल के युवा जो हैं वो बहुत ही टैलेंटेड हैं। मैं खुद उनसे सीखता रहता हूँ। आजकल जो मेरे भांजे बड़े हो रहे हैं और मैं देखता रहता हूँ, समाज के लाइव प्रोग्राम में भी मैंने देखा कि सृष्टि वर्मा सीधी से इतनी अच्छी वक्ता, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं। और कई बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि आजकल बहुत ही उभरती हुई प्रतिभा अपने समाज में दिख रही है मुझे। उनसे खुद मुझे सीखने को मिलता है और मैं सीखता भी रहता हूँ। मामा बोल रहे हैं डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा, कंटिन्यू करिएगा। ठीक है। और वो लाइव की लिंक शेयर कर दीजिए मामा, नहीं आई लिंक। लाइव की लिंक तो वही भेजेंगे ना। अच्छा ठीक, चल रहा है ना, सुनाई दे रहा। आप कंटिन्यू कीजिए। ओके, माफ करिएगा, थोड़ा सा कुछ व्यवधान आ गया था बीच में, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो राजकिशोर जी से मैंने कहा कि चलिए ठीक है, आप अगर ऐसा कह रहे हैं तो मैं कोशिश करूंगा। हालांकि बच्चे जो हैं आजकल के बहुत ही एडवांस हो चुके हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि एक पेरेंटिंग में जो मैंने महसूस किया कि आजकल के बच्चों के ऊपर पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा दबाव रहता है। मेरा बेटा है छोटा आरव तोमर, जो कि अभी 3rd में है। शुरू में मैं देख रहा था कि जब वो नर्सरी में था, LKG में था, मैं उसके स्कूल में जाता था, तो जो रिपोर्ट कार्ड मिलती थी एग्जाम की, उसमें उसका 85, 90 ऐसे आते थे, और कई बच्चों के 99, 98 भी आते थे, 94 आते थे। और उनके पेरेंट्स उनको वहीं पे स्कूल पे ही मारने लगते थे, पीटने लगते थे कि तुम्हारा 100 क्यों नहीं आया, क्योंकि कुछ बच्चों के 100% भी आ जाते थे। तो मैंने ये देखा कि आजकल इतना ज्यादा प्रेशर बच्चों पे आ रहा है, और मैं तो खुश रहता था कि मैं देखता था कि 84, 85, 90 मेरे जीवन में कभी नहीं आया। तो 3 क्लास अगर मिला लिया जाए तब जाके 90 नहीं होगा। लेकिन इनका मैं देख रहा हूं कि इतना ज्यादा अनावश्यक प्रेशर जो रहता है बच्चों को, ये बच्चों को मानसिक विकलांग बना दिया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा अपने बारे में थोड़ा सा, यही चीज समझाने के लिए, कि जब मेरी स्कूलिंग चल रही थी, मैं छोटा था, 3rd, 4th, 5th, 7th में, तो मैं बहुत ही कमजोर था पढ़ाई में। पढ़ाई में कमजोर था, इच्छा शक्ति भी कमजोर थी, निराशाजनक व्यक्ति था। आगे कुछ करने की या कुछ ऐसा कॉन्फिडेंस इतना लो था कि कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। पढ़ाई में ऐसा होता था कि मैं क्वार्टरली, हाफ ईयरली में किसी तरह से फेल ही हो जाता था, किसी तरह से फाइनल एग्जाम में पास कर दिया जाता था। लेकिन ऐसे वक्त पे मैं बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी का सपोर्ट इतना ज्यादा रहा मेरे साथ कि उन्होंने कभी भी मेरी गलतियां नहीं देखी, मेरी कमियां नहीं देखी। हमेशा ही मुझे हमेशा पॉजिटिव वे पे, हमेशा ही अच्छा करने के लिए, और वो मेरी खूबियां देखते रह गए। हमेशा ही प्रेरित करके, नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो। कभी भी वो ये नहीं कहे कि तुम नहीं कर सकते हो या तुम्हारे कम नंबर आए हैं। और जबकि मेरे खुद में इतना कॉन्फिडेंस लो हो चुका था कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कभी फर्स्ट नहीं आ सकता।
पिताजी ने इतना सपोर्ट किया। स्कूल में जब ये रिपोर्ट कार्ड मिला करती थी हर क्वार्टरली एग्जाम, हाफ ईयरली एग्जाम में, तो उसमें साइन करवा के लाना पड़ता था कि अपने पेरेंट्स से साइन करवा के लाइए। मैं जाता था, काफी डरा रहता था कि भाई फेल होके आए हैं, पापा जी डांटेंगे। लेकिन मेरे पापा जी हमेशा मुझे प्रेरित करते नहीं। एक बार ऐसा हुआ 8th क्लास में कि मैंने रिपोर्ट कार्ड दिया पापा जी को और कहा कि इस बार पापा जी मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगा। पापा जी ने जरा भी डाउट नहीं किया और तुरंत मुझसे कहा कि जरूर कर पाओगे। उसके बाद से मेरे को टेंशन होने लगी, अब क्या करें, पढ़ाई लिखाई की तो आदत थी नहीं। मैं भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान परसेंटेज चाहे जो भी हो, डिवीजन फर्स्ट होना चाहिए। और अंदर से भी हमेशा ये चीज चलती रही कि पापा से वादा किए हैं, पापा से वादा किए हैं। और थोड़ा बहुत पढ़ाई में भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना शुरू किया। और फाइनल फिर 8वीं का हमारे टाइम पे बोर्ड एग्जाम हुआ करता था। वो बोर्ड एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आया वो एग्जैक्ट 60% था, मतलब डिवीजन मेरी फर्स्ट हो गई थी। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि विश्वास करना चाहिए। मेरे पिताजी का इतना ज्यादा सपोर्ट रहा है मेरे को कि मैं उस लेवल से, जहां से मैं इतना निराशावादी था, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, और वहां से लेकर के आज तक का सफर कि आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूं, ये इसमें मेरे परिवार का और मेरे पापा जी का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अगर वो भी मेरे साथ, कई लोगों के पेरेंट्स क्या होते हैं कि उनको दबाव देने लगते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, 2 बार फेल हुए, कुछ नहीं कर पाए, तो उनको हमेशा से ही इतना डिमोरलाइज कर दिया जाता है कि उनके अंदर ये चीज बैठ जाती है कि वो आगे कुछ नहीं कर सकते। इसको मैं एक छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आपने सभी ने हाथी देखा होगा, हाथी। और जो पुराने लोग हैं, कई लोगों ने एक समय सर्कस चला करता था, सर्कस देखा होगा। तो सर्कस में उस समय जानवर दिखाए जाते थे, आपने देखा होगा, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं। और एक बड़ा सा हाथी को एक जंजीर से बांध करके एक छोटे से खूंटे पे वहीं पे बांध दिया जाता था। देखने वाली बात यह है कि हाथी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर है, और उस खूंटे को क्या है, खंबे को भी उखाड़ के फेंक सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करता है। वो वहां खड़ा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसको मानसिक रूप से मानसिक गुलाम बना दिया जाता है। क्योंकि जब वो छोटा था तब उसको लाया जाता है और उसी खूंटे से बांधा जाता है। वो बचपन से ही, जब वो छोटा था तब वो उस खूंटे को नहीं उखाड़ पाता है, उस जंजीर को नहीं तोड़ पाता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तब उसमें इतनी ताकत आ चुकी होती है कि वो कुछ भी कर सकता है, उस जंजीर को तोड़ सकता है। लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है, ना ही ऐसा करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वो मानसिक गुलाम हो चुका होता है। और यही आज की जनरेशन की भी समस्या रहती है कि बहुत से लोग समाज का, दुनिया का, घर वालों का, दोस्तों का, स्कूल का, एक दूसरे का बुराइयां देख करके, या उनको इतना मनोबल नहीं मिलता है, इतना डिमोरलाइज कर दिया जाता है। आप याद रखिए, जब कभी भी आपको कोई व्यक्ति निगेटिव बात करता है कि तुम ये नहीं कर सकते हो, आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जिंदगी में असफल व्यक्ति होगा। क्योंकि जो व्यक्ति सफल होता है वो हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, हमेशा दूसरों की तरक्की की बात करता है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है और हम समझ नहीं पाते हैं, पहचान नहीं पाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये बताना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी अपने बच्चों पर विश्वास रखिए। उनको इतना ज्यादा ओवर प्रेशर या इतनी एक्सपेक्टेशंस की अपनी बोझ मत ला दिए कि वो उस बोझ तले दब जाए। हमेशा उनके अच्छे किए हुए काम को प्रोत्साहित करिए। अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमजोर है, कम नंबर ला रहा है, उसमें जितने नंबर लाए हैं उसकी तारीफ करिए, उसको प्रोत्साहित करिए।
क्योंकि मेरे साथ तो यही हुआ है। मैंने आपको बताया कि मेरी हालत बहुत खराब थी पढ़ाई लिखाई में, और इसीलिए अच्छी हो पाई और इस कंडीशन में पहुंच पाया कि आज एक अच्छी जॉब कर रहा हूं, अपने घर को चला पा रहा हूं, क्योंकि इसमें मेरे परिवार ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। हमेशा मेरे अंदर की हर निगेटिविटी को निकालते रहे हैं मेरे पिताजी, मेरे भाई बहन। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तुम ये नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इवन आज भी वो मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। और परिवार का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी के जीवन में, लाइफ में, क्योंकि जब हमारा परिवार हमारे साथ होता है तो हमें ऐसी एक एनर्जी फील होती है, ऐसी ताकत फील होती है कि हम किसी भी डिप्रेशन से, समस्या से जल्दी निकल आते हैं। ऐसा लगता है कोई है अपने पीछे। कोई बड़ी समस्या आती है तो लगता है कि है, मेरे पापा जी हैं। मेरे पापा जी ने तो मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया। अनफॉर्चुनेटली 30 जनवरी 2020 को वो हम सबको छोड़ के परमात्मा के पास चले गए। लेकिन मैं इतना खुशनसीब हूं कि मेरे एक बड़े भाई हैं, और हमेशा से ही उन्होंने आज तक, पहले तो सपोर्ट करते ही थे, लेकिन पापा जी के जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई, और वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मतलब आज अगर मैं कभी फील फ्री रहता हूँ, किसी चीज का डर नहीं रहता है, कोई भी समस्या आ जाए तो लगता है कि झेल ले जाएंगे, वो केवल इसलिए कि मेरे बड़े भाई मेरे साथ हैं, ऐसा फील होता है। मैं एक्चुअली वो सीधी में है, मैं रीवा में हूं, लेकिन उनका होना ही एक ताकत देता है। मैं किसी समस्या में रहता हूं, उनसे फोन में बात होती है, हमेशा गाइडेंस उनसे मिलता रहता है। इवन वो भी मुझसे पूछते रहते हैं, सलाह मशवरा होता रहता है। तो ये एक परिवार को जोड़ के रखना बहुत ही जरूरी है, और परिवार की व्यक्ति के ग्रोथ में बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तो मैं आप सभी से, पेरेंट्स से ये निवेदन करना चाहूँगा कि अपने सभी परिवार को जोड़ के रखें, भाइयों में हमेशा साथ में रहें, और सारा परिवार जो है वो मिलजुल के रहे। छोटी मोटी जो बातचीत होती है वो होनी चाहिए, लेकिन कभी भी मन में कोई बात नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा कि युवाओं में कैरियर को लेकर के जो दिक्कतें आती हैं, हालांकि आजकल तो बहुत ही अच्छे मुकाम पे लोग पहुंच रहे हैं, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो अभी भी इन सब चीज़ों से बहुत पीछे है। अभी भी समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो एक तो एजुकेशन उतनी नहीं ले पाता है, फिर एजुकेटेड हो भी गए, किसी तरह से ग्रेजुएट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, तो वो केवल जब कोई पोस्ट आई बैंक में या शिक्षाकर्मी में, पुलिस में, या किसी भी नौकरी के लिए जब कोई पोस्ट आती है, तो पोस्ट जब आई तब आवेदन किया और एक गाइड खरीदा और तैयारी शुरू कर दिए, और फिर जब तैयारी एग्जाम हुआ कुछ हुआ नहीं, और 1-2 एग्जाम देने के बाद अपना धैर्य खो देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? मैं इन सभी युवा भाई बहनों से ये अगर मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि जो मेरा अनुभव रहा है कि अगर आपको अपने कैरियर में कुछ करना है, अपना एक अच्छा कैरियर बनाना है, जिंदगी में ग्रोथ करना है, अगर नौकरी की बात करें, नौकरी में आना है, तो आपको हमेशा केवल ऐसा नहीं कि एग्जाम में हमने बैठ गए, बाकी सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार इतनी रोजगार दे और हमको नौकरी मिले। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। आपको एक गोल बनाना चाहिए, जिंदगी का एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना लक्ष्य के आदमी कहीं नहीं जा सकता है।
आजकल आप लोग गूगल यूज करते हैं, गूगल में गूगल मैप होता है, जब आप उसमें उसको एक लक्ष्य देते हैं कि हमको फलाने जगह जाना है, तब वो जाके आपको रास्ता बताता है और आपको वहां तक पहुंचाता है। आप उसमें अभी अगर दिल्ली का एड्रेस डाल देंगे तो आपको दिल्ली का रास्ता बता देगा, ट्रैफिक भी रास्ते में बता देगा कितना है, लेकिन आपको उसमें पहले उसका लक्ष्य बताना पड़ेगा। बिना लक्ष्य के गूगल भी आपको कुछ नहीं बता पाएगा, जबकि गूगल एक ऐसी कुछ भी डालो जानकारी दे देता है, लेकिन पहले उसमें डालना पड़ता है। तो अभी होता क्या है कि जितने भी जो असफल हैं वो क्या करते हैं कि एग्जाम मतलब उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है, किसी तरह से क्वालिफाइड हो गए, 10th 12th ग्रेजुएट हो गए, ग्रेजुएट होने के बाद क्या किए कि नौकरी का आवेदन कर दिए, तैयारी कोई कर नहीं रहे हैं। तो लक्ष्य इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप सपोज 12th 18-19 साल में 12th हो जाता है, 12th क्रॉस किए, 12th क्रॉस करने के बाद आप ग्रेजुएशन करते हैं। इस बीच में अगर ये सब जॉब करनी है, बैंकिंग की, एसएससी की, टीचर्स की, पुलिस की, ढेर सारी जॉब्स हैं, अगर इसकी प्रिपरेशन आपको करना है तो आपको ये सोच के नहीं कि जब हम पूरी तरह से पढ़ लिख जाए। होता क्या है कि लोग पहले ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और 2-4 डिग्रियां लेने के बाद अब जब उम्र हो गई 27, 28, 25 साल की, तब फिर वो कमाने के लिए सोचते हैं, नौकरी के लिए सोचते हैं। मेरा ये सोचना है, मेरा ये अनुभव रहा है, क्योंकि ये गलती मेरे साथ भी हुई है। जब मैं LIC में आया तो मैं शायद 27-28 साल का हो चुका था। उससे पहले 2 साल मैंने सर्विस की है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में, ये मैं बताना भूल गया आपको, उसमें भी एक स्टोरी है। तो जब बच्चे 12th क्रॉस करते हैं और उनका लक्ष्य, जैसे बहुत सारे लोग SSC या आपका बैंकिंग की तैयारी करते हैं या LIC में जॉब के लिए तैयारी करते हैं, तो 12th के बाद से ही उनको एक पार्ट टाइम ये एकेडमिक तैयारी के साथ साथ अपने स्कूल कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते रहना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि बहुत ज्यादा टाइम होता है। आप 18-19 साल 20 साल की एज में 12th क्रॉस कर जाते हैं। नौकरी की जो एज लिमिट होती है वो क्लर्कियल के लिए 18 साल से लेकर के 28-30 साल तक होती है मेरे ख्याल से, और ऑफिसर्स के लिए 21 साल से 30, या अपने OBC में रिजर्वेशन भी रहता है 3 साल का, तो 33 साल के लिए रहती है। तो जब हम 12th क्रॉस करते हैं तभी हमें तैयारी शुरू कर देना चाहिए, और धीरे धीरे, मतलब ऊपर से भी इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए घर वालों का, या हम जब हमारा लक्ष्य जो होना चाहिए, सबसे पहली बात तो लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य को मैं बता ही रहा था, लेकिन मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहूंगा, माफ करिएगा। कहीं से फोन आ जाता है मोबाइल पे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं कह रहा था, लक्ष्य को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक स्टोरी बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है, क्रिकेट मैच आप लोग देखते होंगे। भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो उत्साह बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा होता है। मतलब फाइनल मैच से ज्यादा भारत पाकिस्तान के मैच के लिए लोग एक्साइटेड रहते हैं, इतना ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि उनको लगता है कि सारे काम छोड़ करके वो मैच देखने के लिए बैठे रहते हैं। इसी तरह से एक बार क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान का फुटबॉल का मैच होने वाला था, और लोगों की उत्साह तो बहुत ज्यादा था ही, और दोनों टीम एक दूसरे की इतनी बड़ी विरोधी टीम, मतलब दोनों देश के बीच में अगर कुछ भी हो रहा है तो सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो उसमें भी हुआ कि फुटबॉल का मैच होना था, और दोनों ही तरफ के जो कोच थे अपने अपने खिलाड़ियों को बहुत ही ज्यादा एकदम जोश भरने में लगे हुए थे कि ऐसे किक मारना कि सामने वाले खिलाड़ी का सीना पार करके, चीर करके बॉल चली जाए, इतना तेज से दौड़ना, ये करना वो करना। इधर से भारत के भी जो कोच थे वो भी अपने खिलाड़ी को दम भरे हुए थे कि इतनी तेज से फुटबॉल किक मारना कि फुटबॉल बिल्कुल पोल तोड़ करके पार निकल जाए। दोनों तरफ से ही बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा उत्साह, और इतना ज्यादा दम भर दिया गया दोनों खिलाड़ियों को। और जब खेल शुरू हुआ तो सभी खिलाड़ी खेले भी ऐसे, इतना शानदार खेले वो कि भारत का खिलाड़ी ऐसे बॉल मार रहा है कि खिलाड़ियों को लेके उस पार जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाड़ी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 1 घंटे का खेल होने के बाद, इतना जबरदस्त सभी खिलाड़ियों का प्रदर्शन होने के बाद,
जो खेल का निर्णय था वो कुछ निर्णय नहीं हो पाया। कौन जीता कौन हारा कुछ पता नहीं चल पाया, क्योंकि एक भी गोल ही नहीं हुए थे। खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले लेकिन गोल नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जो गोल का जो पोल होता है आपके फुटबॉल के मैच में, ग्राउंड में, वो पोल था ही नहीं। और जब कोई पोल ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो कोई कितना भी मारे, कहीं भी मारे, मारता रहे, गोल होगा कैसे? मैं यही कहना चाह रहा था कि एक लक्ष्य बना के करना चाहिए। अगर हमें किस चीज की तैयारी करना है, उस चीज को पहले हमें पूरी तरह से अपने मन में बसा लेना चाहिए। उसकी तैयारी करना चाहिए कि हमें क्या करना है, उसकी जानकारी ले लेना चाहिए और उसके हिसाब से आराम से तैयारी करिए। पूरा टाइम रहता है, 5, 6, 7, 8 साल का टाइम रहता है। लोग बड़े जल्दी से 2-4 एग्जाम देने के बाद ही अपना धैर्य खो देते हैं। तो मेरी इन युवाओं से यही एक प्रार्थना है कि अपना धैर्य न खोएं और अपने आप पे विश्वास रखें, मानसिक गुलामी का शिकार न हो। कोई भी नेगेटिव बातें आती हैं उसको सुनना बंद करें, जो भी पॉजिटिव बातें हो। जैसे जो भी व्यक्ति आपको प्रोत्साहित करता है, जो आपकी कमियां ही नहीं बताता है, आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उसकी बातें सुनिए। जो हमेशा आपसे निगेटिव बातें करे कि ये तुम नहीं कर सकते हो, उन सब बातों से दूर रहे। सॉरी। इसके अलावा युवाओं को एक और चीज है कि आपको निर्णय लेना होगा। कभी ना कभी तो एक निर्णय लेना होगा कि आपको क्या चाहिए, कंफर्ट चाहिए या ग्रोथ चाहिए, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती हैं। अगर आपको कंफर्ट चाहिए तो आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, और अगर ग्रोथ चाहिए तो आपको कंफर्ट लेवल को छोड़ना पड़ेगा। जैसे सुबह 5 बजे उठना, ये एक अनकंफर्टेबल बात है। सुबह सुबह उठ के पढ़ाई करना, ये एक अनकंफर्टेबल जोन है। दोस्त लोग पिकनिक जा रहे हैं, मूवी देखने जा रहे हैं, और उनको छोड़ करके आप घर में पढ़ाई करें, तैयारी करें, ये एक अनकंफर्टेबल है। रात को देर तक पढ़ना, ये एक अनकंफर्टेबल है। जंक फूड खाना, बाहर का खाना लोगों को पसंद आता है, उसको छोड़ करके आप अच्छा हेल्दी फूड खाएं, ये एक अनकंफर्टेबल है। लेकिन इस अनकंफर्टेबिलिटी को आपको अपनाना पड़ेगा। आपको अगर ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो आपको वो सारी चीजें करनी पड़ेंगी जो अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, एक्सरसाइज करना अच्छा नहीं लगता है, जॉब चाहिए लेकिन तैयारी करना अच्छा नहीं लगता है, मेहनत करना अच्छा नहीं लगता है, ये सब अनकंफर्टेबल है। इनको, जितनी भी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, ये सारी चीजें आपको करनी होगी, क्योंकि कंफर्टेबल और ग्रोथ एक साथ नहीं मिलने वाला है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको अपने कंफर्टेबल जोन को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे मुकाम पे पहुंच सकते हैं और अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके बाद बच्चों के कैरियर को डिसाइड करने के लिए बात आती है कि जो सभी बच्चे पढ़ाई करते हैं, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद डिसाइड करना होता है कि हम किस फील्ड में जाएं, कौन सी जॉब करें। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। और बहुत ही मेरी समझ से इसमें मुझे 4 स्टेप दिखते हैं, बहुत ही छोटे छोटे 4 स्टेप। अगर इन 4 स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो आप एक अच्छे कैरियर का चुनाव कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे सर्विस हो, या कोई भी आगे आप करना चाहते हो जिससे आपको इनकम आए। तो उसके लिए आपको अगर ये 4 स्टेप आप फॉलो करेंगे, छोटी छोटी 4 बातों को ध्यान देना है। तो उसमें से पहला क्या है कि जब भी आप अपने कैरियर का चुनाव करते हैं, आपको करना है कि आप क्या करें, क्या डिसाइड करें। तो उसके लिए आपको एक ऐसा काम के बारे में सोचना है कि ऐसा काम जिसको करने पे आपको अगर पैसा ना भी मिले तो भी आप करना चाहें। अगर ऐसा कोई काम है, ऐसा कोई कैरियर है
जिसको आप कर रहे हैं और उसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है फिर भी आपको करने में मजा आ रहा है, अगर ऐसा कोई काम है तो पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप पहले स्टेप में आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा काम है जिसको करने में हमको मजा आ रहा है, चाहे पैसा मिले चाहे ना मिले। दूसरा स्टेप है कि हम जो भी करियर चुन रहे हैं, जिसको भी हम करना चाह रहे हैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, और पहले स्टेप के बाद दूसरा स्टेप ये है कि जब हम जो भी करियर का चुनाव कर रहे हैं उसमें हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं, हमारी बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं, हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं। मतलब काम ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी प्रोग्रेस आगे होती रहे, आपको सीखने को मिलता रहे, आप कुछ और आगे कर सकें, जिसमें आपकी हर तरह से ग्रोथ, मानसिक और हर तरह की ग्रोथ होती रहे। दूसरा स्टेप ये है, अगर ये दोनों स्टेप हो जाते हैं तो तीसरा स्टेप ये होता है कि आप देखिए कि तीसरे इससे जो भी आप काम कर रहे हैं उसका समाज का कोई फायदा हो रहा है कि नहीं। अगर समाज का फायदा हो रहा है और ये पहले दूसरे तीनों स्टेप्स हैं, तो फिर आप चौथा स्टेप देखिए कि इस काम को करने से क्या कुछ पैसे मिल सकते हैं, या ऐसा काम करने से कुछ पैसे भी मिलेंगे। अगर ये पहले दूसरे तीसरे स्टेप करने के बाद आखिरी में पैसा देखना है, अगर आप पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को करने में आपको मजा आ रहा है, भले पैसा मिले या ना मिले, उस कैरियर को, उस जॉब को करने में पैसा मिल रहा है, मिले ना मिले, आपको मजा आ रहा है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि आप जब बिना मन का कोई काम करते हैं तो दबाव ज्यादा रहता है, आप दबाव में काम करते हैं, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं रहता है उससे। आपके जीवन में ना ही कुछ प्रभाव पड़ता है, ना ही आप ग्रोथ करते हैं, और बिना मन के काम करते रहते हैं। तो ऐसा काम, पहला स्टेप्स ये है कि आप ऐसे कैरियर को चुने जिसमें आपको काम करने में मजा आए। दूसरा, जिसमें आपकी ग्रोथ हो, इंप्रूवमेंट हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज उस जॉब में हो, उस कैरियर में हो, उस बिजनेस में हो, ऐसे आप कैरियर को चुने। तीसरा क्या था, जिस कार्य को करने से समाज को, लोगों को, दूसरों को भी कुछ फायदा हो। तब जाके अगर चौथा ऑप्शन ये रहता है उसमें कि उसमें आपको कुछ पैसे भी मिलेंगे, कुछ इनकम भी होगी, तो यकीन मानिए साथियों कि इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि पैसे की बाढ़ लग जाएगी, मशीन रखनी पड़ेगी नोट गिनने के लिए। तो मैं, चूंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कैरियर गाइडेंस का, तो इसमें शॉर्ट में मैं इतना ही बता रहा हूं कि अगर आपको अपना कैरियर चुनना है तो इन 4 स्टेप्स को जरा सा ध्यान देके देखिए, और जो भी आप काम कर रहे हैं अगर इनको आपने फॉलो किया है, अपने मन का काम करिए, अपने मन की जॉब करिए। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मेरी जो दीदी हैं सुरेखा वर्मा, हमेशा बहुत परेशान रहती थी कि बच्चों का क्या होगा, पढ़ाई लिखाई। मेरा भांजा है प्रशांत वर्मा, आज की डेट में बॉलीवुड में वो सिनेमेटोग्राफर है और अभी स्ट्रगलिंग में है, लेकिन उसकी जो जॉब है वो उसको एंजॉय करता है। और मैं देख रहा हूँ कि आगे उसकी पॉसिबिलिटीज है, सीख रहा है, बहुत कुछ करना चाह रहा है। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में जब वो पढ़ाई कर रहा था तो हमेशा लगता था क्या पढ़ेगा क्या नहीं पढ़ेगा। उसने अपने से चुनाव किया कि उसको क्या सब्जेक्ट लेना है और वो आगे बढ़ता गया। ग्रेजुएशन उसने कॉमर्स से किया। इसके बाद उसने कुछ समय तक कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी की, लेकिन उसका दिमाग पता नहीं कहाँ से फिरा और उसको जो शौक है, मन है फोटोग्राफी का, वो फोटोग्राफी को चुन लिया और फोटोग्राफी को उसने अपना कैरियर बना लिया। आज क्या उसने MSc सिनेमेटोग्राफी की है दिल्ली से, कोई फिल्म की ही एकेडमी है। उसके बाद मुंबई में है और 3-4 मूवीज में वो काम कर भी चुका है। उसकी पहली जो मूवी थी अक्षय कुमार के साथ थी। तो अभी वो हालांकि स्ट्रगल कर रहा है, पैसे ज़्यादा अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन काम चल रहा है। लेकिन वो उस काम को एंजॉय करता है, बोर नहीं होता है, नए नए लोगों से मिलने को मिलता है और उसमें मुझे लगता है कि इसमें सारी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं कि वो आगे ग्रो करेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा युवाओं को कि ऐसे काम ना अपनाएं कि जिसमें वो अपनी एक टेबल में बैठे बैठे जिंदगी बिता दें, भले ही उनको काम करने में मजा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट था कि अपना कैरियर कैसे चुने।
इसके साथ ही चूंकि समय बहुत ज़्यादा 1 घंटे का ही समय मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय मैं भी समझता हूँ कि लोग बोर हो जाते हैं सुनते सुनते। तो आगे बढ़ते हुए मैं अब ये कैरियर की बात, ये बच्चों से आगे बढ़ कर के मैं थोड़ा सा आगे जो मेरी LIC में जो योजनाएं हैं जिससे अपने समाज को भी कुछ लाभ हो सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप सभी लोगों को देना चाहूँगा कि LIC में जो अपने अपने समाज के या कोई भी जो लोग बेरोजगार हैं और उनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है और ना ही इतनी पूंजी है कि वो कोई व्यवसाय कर सके, कोई व्यापार कर सके। अपने समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं और मैंने देखा है रूरल बेल्ट में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास इनकम का जरिया नहीं रहता है, ना ही नौकरी लग पाती है, इतनी ज़्यादा इनकम भी नहीं होती है या इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशन भी नहीं रहती, पढ़ाई भी नहीं रहती है कि जिससे वो कुछ आगे अपने करियर बनाने के लिए कुछ अच्छा कर सकें। उनके लिए मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि भारतीय जीवन बीमा निगम में जो अभिकर्ता होते हैं, जीवन बीमा बेचने का काम करते हैं, उनको कमीशन मिलता है। इसमें 2 तरह की योजनाएं हैं। एक है RCA, रूरल कैरियर एजेंट, जिसको ग्रामीण वृत्ति का अभिकर्ता कहते हैं। दूसरा है CCA, सिटी कैरियर एजेंट। ग्रामीण वृत्ति का अभिकर्ता जो होते हैं RCA, वो उनके लिए कंडीशंस ये रहती है कि वो गांव के निवासी होना चाहिए और कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। अगर अपने समाज के ऐसे लोग जो कम से कम 10वीं पास हैं और 18 साल की उम्र पूरी हो चुकी है और उनके पास रोजगार के या कोई और साधन नहीं है जिससे वो इनकम कमा सकते हैं, तो वो अगर ये काम करते हैं, LIC ज्वाइन करते हैं एज ए RCA, तो उनको जो भी वो काम करेंगे उसमें कमीशन तो मिलता ही है, साथ ही उनको 5,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड भी मिलता है। ये 2 साल के लिए मिलता है, पहले साल 5,000 प्रतिमाह और दूसरे साल से 4,000 रुपये प्रतिमाह। तो और CCA की जो योजना है सिटी कैरियर एजेंट, वो शहर के लिए है, शहर का अगर निवासी है तो उसके लिए भी कंडीशन वही है कि 10वीं पास होना चाहिए कम से कम और 18 साल की उम्र पूरी होनी चाहिए। अगर ये ऐसा करते हैं तो इसमें ये अपना एक, इसमें कोई चार्जेस नहीं रहते हैं, कोई अपना इसमें कुछ खर्च भी नहीं है, केवल एक एग्ज़ाम देना होता है। आपके जो डेवलपमेंट ऑफिसर रहते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं और आप जो है एग्ज़ाम निकाल लेते हैं और उसके बाद काम शुरू कर देते हैं। इसमें इस काम में इनकम बहुत ज़्यादा होती है। जैसे मतलब जो भी पॉलिसी सेल करते हैं या अगर ये कोई बनते हैं और पॉलिसी सेल करते हैं तो उनको कमीशन मिलता है। पॉलिसी एक बार सेल करते हैं, प्रीमियम जो है वो 15 से 20 साल तक आती है। 15-20 साल तक अगर प्रीमियम आ रही है, 25 साल तक आ रही है, तो हर साल उनको इनकम होती है। मैं नाम लेना चाहूँगा हमारे समाज के, चूंकि मैं बाकी पूरे इंडिया का तो नहीं जानता हूँ, लेकिन रीवा सीधी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, रीवा में मेरी ब्रांच ही है। तो मैं अपने समाज के जितेंद्र तोमर जी हैं, जो रीवा जिले में एक देव तालाब है, देव तालाब के निवासी हैं, हमारी रीवा ब्रांच में ही अभिकर्ता हैं, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हैं और वो LIC से एज ए एजेंट लाखों रुपए की इनकम अर्न करते हैं। LIC के अंदर एक बहुत बड़ा मुकाम होता है MDRT, पिछले 2 साल से वो MDRT भी कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे सीधी में मझौली एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ से अशोक वर्मा जी हैं जो कि कई वर्षों से LIC में अपनी सेवा दे रहे हैं और वहाँ से एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं और अपना घर परिवार चला रहे हैं। तो मैं ये एक जानकारी देना चाहूँगा कि अगर रीवा जिले की अगर कोई है और ये करना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऑल इंडिया में कहीं भी अगर कोई ये करना चाहे तो भारतीय जीवन बीमा निगम की जो कार्यालय हो वहाँ जाकर संपर्क कर सकते हैं और वो ये कर सकते हैं। इससे क्या है कि धीरे धीरे काम आने लग जाता है, सीख जाता है आदमी, और इसमें भी सारी संभावनाएं हैं, ग्रोथ की भी हैं। अगर कोई अच्छा काम करता रहता है तो इसमें काफ़ी प्रमोशंस होते हैं। और आजकल जो डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट आ रही है उसमें एक चीज़ ये भी हो गई है कि नई पोस्ट में एजेंसी चैनल से जो एजेंट होते हैं, अगर उनका काम अच्छा रहता है, 5 साल से पुराने एजेंट होना चाहिए, तो उनको
उसमें प्रायोरिटी मिलती है। 25% का रिजर्वेशन अब देने लगी है LIC। तो इसमें आगे कैरियर भी है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो भी कर सकते हैं। बाकी मैं चाहूँगा कि मैं देखता हूँ कई बार मैसेजेस मिलते रहते हैं, व्हाट्सएप पे चलता रहता है, लोग परेशान हैं, कोई रोजगार नहीं है, कुछ काम नहीं है। तो ऐसे लोग की, अब देखिए हमेशा कोई आर्थिक मदद हमेशा तो नहीं कर सकता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एक ऑप्शन LIC में है जिससे वो एक इनकम का जरिया उनको मिल सकता है। तो अगर ऐसे कोई अपने जो सुजाती बंधु हों, रीवा जिले के अगर हैं, तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और अन्य जिलों के हैं, अन्य शहर, अन्य स्टेट के हैं, तो वो नज़दीकी LIC ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज मुझसे भी फ़ोन में संपर्क करेंगे तो मैं भी जानकारी दे दूंगा, वहाँ का पता लगा करके दे सकता हूँ। एक बड़ा डाउट हो रहा है, जब से मैं देख रहा हूँ मुझे लगा था शायद कमेंट्स वगैरह आएंगे, मुझे कुछ कमेंट्स दिख नहीं रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि लाइव चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, मैं जब से बोल रहा हूँ। चलिए, बीच में डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, और चूंकि समय निकल भी रहा है तो मैं एक दो टॉपिक पे और बात करना चाहूँगा। ये तो हो गया अपना, इसमें जो रोजगार की पॉसिबिलिटीज़ हैं LIC में, उसके बारे में था। इसके अलावा अब चूंकि मेरा विभाग ही है इंश्योरेंस, और मैं लोगों को सेविंग की इम्पोर्टेंस बताता हूँ, फैमिली की प्रोटेक्शन बताता हूँ। तो आज मुझे मौका मिला है अपने समाज के लोगों को इससे लाभान्वित करने का और इसके बारे में बताने का, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी चर्चा करना चाहूँगा कि फैमिली प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है और इसको कैसे किया जा सकता है। फैमिली प्रोटेक्शन के लिए शायद ये आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों को समझाने की कि समाज के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार मतलब कि जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उनके परिवार की, उनके बीवी की, उनके बच्चों की, वो जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने परिवार का पूरी तरह से पालन पोषण कर रहे हैं। तो मैं एक 3 सवाल पूछना चाहूँगा मैं उनसे कि आपका जो परिवार है वो किस पे आश्रित है? आप पे आश्रित है या आपकी इनकम पे आश्रित है? आपके हर परिवार में पत्नी होती है, बच्चे होते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी होते हैं, और कई जगह माता पिता भी डिपेंडेंट रहते हैं उसी एक व्यक्ति पे जो कमाने वाला रहता है, जो जिम्मेदार होता है। तो ऐसे व्यक्ति पे जो परिवार निर्भर रहता है वो किस पे निर्भर रहता है? उसकी इनकम पे। जी हाँ, सही कह रहे हैं, सही समझ रहे हैं, वो इनकम पे ही निर्भर रहता है, क्योंकि जो पैसा आप कमा के लाते हैं उसी से आपका घर चलता है, आपके बच्चों की स्कूल की फीस आती है, घर में आपके अनाज आता है, बिजली का बिल पे करते हैं, घर का किराया देते हैं। ये सारी जरूरतें जो परिवार की होती हैं, घर की होती हैं, बच्चों के कपड़े आते हैं, बहुत सारी ऐसी जरूरतें, दैनिक जरूरतें की चीजें होती हैं जो कि पैसे से पूरी होती हैं। और वो पैसा ला कौन रहा होता है? पैसा आप ला रहे होते हैं, आप कमाते हैं, आप मेहनत करते हैं, फिर वो पैसा आता है, उससे आपका घर चलता है। तो क्योंकि आपका परिवार आपकी इनकम पे आश्रित है, और दूसरा सवाल मैं ये करना चाहूंगा कि क्या जो आपकी इनकम है वो एक परमानेंट इनकम है या वो आपके अस्तित्व पे निर्भर करती है? आप हैं तो आपकी इनकम है, अगर आप नहीं है तो भी क्या इनकम आती रहेगी? अगर ऐसा नहीं है कि आप नहीं है तो इनकम आना बंद हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो आप महीने में इनकम कमा के ला रहे हैं, जो आपके परिवार की जरूरत है, फैमिली नीड है, उसको सिक्योर करना, उसको सुरक्षित करना, उसका इंश्योरेंस करना कि वो इनकम नहीं बंद होनी चाहिए।
इसको थोड़ा सा मैं और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कि एक व्यक्ति है और उनकी जो इनकम है महीने की 25,000 रुपए है। 25,000 रुपए की इनकम में से हम ये मान लेते हैं कि 5,000 रुपए तो वो अपने ऊपर खुद पे खर्च कर देते हैं, लेकिन 20,000 रुपए जो है वो उससे उनका परिवार चलता है। उनके घर का बिजली का बिल आता है, उनके घर में सब्जियां जाती हैं, अनाज जाता है, दवाइयां आती हैं, बच्चों के कपड़े, सबके कपड़े आते हैं, या जो भी जरूरत, बहुत सारी, सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, पर ये जरूरी होता है। और ये उसी में मतलब अपन कह सकते हैं कि उस 25 में से 20,000 रुपए फैमिली नीड है, परिवार की जरूरत है, और उस परिवार में वो पैसा आप कमा के ला रहे हैं। सपोज कि आप एक नल हैं जिससे हर महीने 20,000 रुपए जा रहा है, और वो एक बकेट पे जा रहा है जिसके नीचे 3 टोटी और लगी हैं, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, और वो उस पर खर्च हो रहा है, इधर से आ रहा है और इधर से निकल रहा है। तो जो ये नीचे के नल हैं, क्या ये बंद हो सकते हैं कभी? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इनको खर्चे की जरूरत न पड़े, इनको फीस की और इनको किसी प्रकार की पैसों की जरूरत न पड़े? जी हाँ साथियों, ये पॉसिबल नहीं है कि उनका वो खर्चा जो है वो बंद हो जाए। पर जो ये ऊपर वाला नल है जहां से इनकम आ रही है, जैसे जो मैं एग्जांपल ले रहा था 20,000 रुपए की, क्या वो बंद हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल बंद हो सकता है। 6 तरह के रीजन होते हैं कि जिससे ये इनकम आना बंद हो सकती है। पहला रीजन, व्यापार में लॉस हो जाना। कोरोना आ गया, दुकान ही बंद है, 2-2, 3-3 साल से धंधे ही नहीं चल रहा है, इनकम आना बंद हो गई। दूसरा, नौकरी चली जाना। तीसरा, रिटायर हो जाना, रिटायर हो गए, इनकम आना बंद हो गई, अब तो नई पेंशन स्कीम भी नहीं है। तीसरा, कोई गंभीर बीमारी हो जाना, घर में पड़े हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परिवार को इनकम की जरूरत तब भी है। चौथा, एक्सीडेंट हो गया, हाथ पैर टूट गए और बच गए, जान नहीं गई, काम नहीं कर पा रहे हैं, काम पे जा नहीं पाएंगे, इनकम बंद हो जाएगी। लेकिन जो बाकी का परिवार का खर्चा है वो नहीं बंद हो सकता, वो चलता ही रहेगा और समय के साथ साथ बढ़ता भी रहेगा। ये हमेशा बढ़ता रहेगा, इसको कभी रोका नहीं जा सकता है। और एक बहुत बड़ा रीजन छठवां ये है कि मृत्यु, डेथ हो गई। माफ करिएगा, सुबह से तो फोन नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी बार बार कॉल आ रही है और इसका कोई सोल्यूशन मुझे पता नहीं था। अगर ये अभी चल रहा है तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं कह रहा था कि इनकम कई तरीकों से बंद हो सकती है, लेकिन खर्चे नहीं बंद होंगे। तो चूंकि वो खर्चे नहीं बंद होंगे तो हमें ऐसे प्रावधान करके रखना चाहिए कि जो 20,000 रुपए कमा के ला रहा था वो आप रहो ना रहो या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो भी परिवार को 20,000 रुपए मिलते रहे, क्योंकि इसी 20,000 रुपए से परिवार की जरूरत चल रही थी। तो ये तो एक समस्या बताई मैंने। अब इसके सोल्यूशन क्या हो सकते हैं? इसका एक सोल्यूशन ये है कि अगर कितना पैसा हम कहीं बैंक में रख दें जिससे हमको हर महीने ब्याज के रूप में 20,000 रुपए मिलते रहे। इसका सिंपल से एक फार्मूला है। सपोज कि मान लीजिए 6% ब्याज दर चल रही है बैंक में, और 6% ब्याज दर बैंक में अगर चल रही है तो अगर 20,000 रुपए परिवार की जरूरत है तो उसमें 20,000 इंटू 200 मतलब कि 40 लाख रुपए। 40 लाख रुपए अगर वो व्यक्ति अपने घर पे रख दे कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो जाके बैंक में दे देना, और वहां से 6% के हिसाब से 2,40,000 रुपए साल का, और अगर महीने का देखा जाए तो 20,000 रुपए महीने का आता रहेगा, मतलब आपकी इनकम नहीं बंद होगी। तो पहला तो ये है, अगर है तो रख दें, और अगर नहीं है तो दूसरा सोल्यूशन क्या है कि उस इनकम का आप इंश्योरेंस करके रखें। 40 लाख रुपए का अगर वो व्यक्ति, कम से कम इतने का उसको लेना चाहिए, अगर 40 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस है और कोई भी अप्रिय घटना घट जाती है और वो इनकम आना बंद हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी 40 लाख रुपए उस परिवार को दे देगी।
और अब सवाल ये आता है कि 40 लाख रुपए इतना ज़्यादा कैसे, 20,000 कमाने वाला, 25,000 रुपये कमाने वाला। तो मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि हर तरह के बीमा होते हैं। बिल्कुल 20-25,000 रुपये कमाने वाला 40-50 लाख रुपए का बीमा ले सकता है, बहुत ही कम प्रीमियम आती है। 40 लाख रुपए का अगर केवल बीमा चाहिए तो मुश्किल से 5-6 हज़ार रुपये, 4-5 हज़ार रुपये में सालाना में मिल जाएगा। या फिर कुछ इसमें ऐसा भी हो क्योंकि पैसे की जरूरत तो तब भी पड़ेगी जब आप रिटायर हो जाएंगे, कुछ हो चाहे ना हो। आप रिटायर हुए तो आपको खुद के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि कुछ करें ना करें सब कुछ बना हुआ है। लड़के बच्चे भी अगर सेट हो चुके हैं तो भी एटलीस्ट खाना तो खाएंगे ना। और आप देखिए कि आज अगर एक थाली खाने की कितने की है, कितने की है एक थाली? सपोज कि अगर एक थाली 100 रुपए की है आज, तो जो व्यक्ति 30-35 साल का है, 25-30 साल बाद रिटायर होगा, तब एक थाली कितने की आएगी? आप ये चीज समझिए। आज से 20 साल पहले कितने का खाना मिलता था एक थाली, और आज कितने का मिल रहा है? आज से 25-30 साल बाद कितने का होगा? 400-500 रुपए की एक थाली मिलेगी। परिवार में हस्बैंड वाइफ अगर है तो एक दिन का खाना 500 रुपए का अगर एक थाली है तो एक टाइम का दोनों लोगों का 1,000 का हो गया। एक दिन का सुबह शाम का 2,000 रुपये हो गया। और साल में 365 दिन, मतलब कि करीबन 7 लाख रुपए एक साल तो खाने के पैसे हो गए। और अगर 10 साल तक जीवित रह गए तो मैं इसके बारे में अब ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये समझ में आ गई होगी बात कि अगर 10 साल तक कोई व्यक्ति जीवित है तो उसको लाखों रुपए चाहिए केवल खाना खाने के लिए। इसलिए सेविंग जरूरी है, इंश्योरेंस जरूरी है, सबको लेना चाहिए, करना चाहिए, परिवार की सुरक्षा के लिए करना चाहिए। हम जब कोई मोबाइल लेते हैं तो सबसे पहले उसमें कवर लगवाते हैं, उसका स्क्रीन गार्ड लगवाते हैं कि स्क्रीन न खराब हो जाए, टूट न जाए। पर जिस परिवार से हम इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं करते। आजकल हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो एसी में जाते हैं या कार से जाते हैं, बस से नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बीवी बच्चों को तकलीफ हो, उनको हम लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि आप अगर नहीं हैं तो भी वो हैं, तब भी उनको वो लाइफ चाहिए। और अगर वो लाइफ देना है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप उनको प्रोटेक्टेड करके रखें। उसका एक ही विकल्प है, इंश्योरेंस। माफी चाहूंगा, मैंने ये अपने सब्जेक्ट की चीज बीच में लाई क्योंकि ये भी मुझे समाज हित में दिखता है। समाज के इतने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको ये करना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि करें कैसे? पैसे ही नहीं बचता है, कमाई नहीं होती है, कहां से बचाएं? खर्चे नहीं पूछ पाता है, कैसे करें? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा, एक सिंपल सा छोटा सा फार्मूला देना चाहूंगा मैं, कि होता क्या है जनरली सभी फैमिली में कि इनकम आई और सोच ये रहती है कि इनकम आई उससे हम खर्चा करें और फिर जो बचे उसको बचाएं, सेव करें या निवेश करें कहीं। और इस चक्कर में खर्चा इतना ज्यादा हो जाता है कि कहीं बचते ही नहीं है कुछ, कि कुछ हम बचा पाए। और आजकल तो ऐसा चल रहा है कि जितना आ रहा है उसके बाद फिर क्रेडिट कार्ड मिल गया है और फिर क्रेडिट कार्ड से भी खर्चा हो रहा है, मतलब कि आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, इनफ्लो कम हो रहा है। पैसा कम आ रहा है, इनकम कम आ रही है, हम एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं, उधार पे जिंदगी जी रहे हैं, कहां से होगा? तो मैं सभी भाई बहनों से ये इसका एक तरीका जो सही होता है वो ये होना चाहिए कि इनकम आई, इनकम से आप पहले बचत वाला पोर्शन आप अलग करिए, फिर जो बचे उसको खर्च करिए। आप देखिए, आप में से कई लोग जो आज से 15-20 साल पहले महीने का 20,000 कमा रहे थे 10 साल पहले, और आज जो है तो 1 लाख रुपए कमाने लगे हैं, 2 लाख कमाने लगे हैं, लेकिन बचा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि आदत वही है। आदत क्या है कि इनकम आई उससे खर्च करेंगे, फिर बचेगा तो करेंगे, बचता तो है नहीं कभी, खर्चे ही इतने ज्यादा हो जाते हैं। तो
पहले हमारा जो बचत का पोर्शन है, जो भी हो, अगर 100 रुपए कमा रहे हैं तो आपको 10 रुपए, अगर आपने सोच रखा है तो 10 रुपए पहले अलग करिए, फिर जो बचे उसको आराम से खर्च करिए। अगर ऐसा करेंगे तो भविष्य में आने वाली जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कहीं परेशान नहीं होना पड़ेगा, लोन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। कई खर्चे ऐसे होते हैं जो हमें पता है कि भविष्य में आने ही आने हैं। किसी की बेटी होती है तो पता रहता है उसको कि एक दिन हम शादी कर देंगे, और जब शादी होगी तो खूब खर्चा होगा, खूब करेंगे, हम कर्जा लेके करेंगे, जमीन बेच देंगे, खूब धूमधाम से करेंगे, और करते हैं, बड़ा अच्छा शौक रहता है। लोन लेते हैं, कार दे रहे हैं और सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ा के खर्च कर रहे हैं, भले हैसियत नहीं है। ये तो मालूम रहता है ना, पहले से मालूम है। जो घटना 20 साल बाद घटनी कि हमें अपने बच्चे के, बेटे या बेटी की शादी करनी है, तो हम आज से ही प्लानिंग क्यों ना शुरू करें। 25 लाख रुपए अगर हमें चाहिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि 25 लाख रुपए अगर चाहिए हमको अपने बेटी की शादी के लिए, तो अगर हम उसी समय उसमें से कर्ज लेंगे तो उसमें से हमको 25 का 30, 40, 50 चुकाना पड़ेगा, किस्त देनी पड़ेगी। क्यों ना हम पहले से ही शुरू करें। हम अगर कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं अपने बेटी की शादी की टाइमिंग के हिसाब से, और छोटी छोटी सेविंग करते हैं, 10 लाख रुपए की अगर पॉलिसी लेंगे तो वो हमारी 30-40 रुपए प्रीमियम आएगी, 30-40 हजार रुपए, और उस समय पे आपको 25 लाख रुपए मिल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपकी बेटी की शादी का प्रोविजन पहले से चल रहा है, खूब दिल खोल के खर्चा करिए। और वो तो तब आप करेंगे जब आप हैं, अगर आप नहीं हैं तब कैसे होगा। तो भी इंश्योरेंस से आपको पैसे मिलते हैं, आपकी बेटी की शादी के टाइम पे पैसे मिलेंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये सब करना चाहिए, और बचत करना चाहिए। बचत की मतलब एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि आमदनी जितनी हो, खर्चा जो है उससे कम होना चाहिए, सेविंग ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो रही, मैं शायद समय ज्यादा ले रहा हूँ। चलिए मैं अब थोड़ा जल्दी चलता हूँ और खत्म करने का प्रयास करता हूँ। सेविंग और इम्पोर्टेंस के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब थोड़ा सा समाज के बारे में भी जो बात, मैं बहुत ज़्यादा तो मैं इतना खुद भी एक्टिव नहीं हूँ, पर मैं देख रहा हूँ कि समाज अपना ग्रो कर रहा है, बड़ा अच्छा लगता है। समाज के बच्चे बहुत आगे निकल रहे हैं और नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। और समाज में अभी पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूँ कि अच्छी एक्टिविटी हो रही है, मीटिंग्स होती हैं, लोगों का मिलना जुलना होता है, ये बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और बड़ा अच्छा लगता है। कई कार्यकर्ता हैं जो हर जिले कस्बे में एक्टिव होकर समाज हित में काम कर रहे हैं। मैं उन सभी को साधुवाद देता हूँ। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँ, क्योंकि इतने सारे कर्मठ और इतनी मेहनत करने वाले समाज हित में जो काम कर रहे हैं अपना निस्वार्थ, तो किसी एक का नाम छूट जाएगा तो वो बड़ा बेईमानी होगी, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। पर सभी लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बस एक चीज की कमी मुझे लगती है, जिससे जो मैंने शुरू में बात की थी, मानसिक दुर्बलता या मानसिक गुलामी की, ये होने लग जाता है। क्योंकि मैं अभी तो नहीं, 4-5 सालों से देख रहा हूँ कई व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, अपने ही समाज के लोग एक दूसरे को कुछ न कुछ उसमें खींचातानी चलती रहती है, निगेटिव बातें ज्यादा भरी रहती है। मतलब व्हाट्सएप खोलो, मैं सुबह देखता था कि रात भर में सैकड़ों मैसेज पड़े हुए, इतना ना तो किसी के पास पढ़ने का टाइम है, और उसमें भी पॉजिटिव बातें एक भी नहीं, जिससे समाज की ग्रोथ हो, समाज के लिए कुछ अच्छा हो सके। सारी बातें जो है 80-90% वो केवल झगड़ों की बात रहती है, एक दूसरे की बुराइयां बताने की बात रहती है। सबकी बुराइयां बताते रहते हैं। बुराइयां गिराने से क्या होगा, उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें। अगर कोई कुछ कर रहा है, भाई है, गलती हो गई आपके घर में, आपका भाई गलती करता है तो आप उसे माफ कर देते हैं। और अपने सामाजिक भाइयों का जो है तो बस गलतियां ही गिनाते रह जाते हैं। इससे होता क्या है कि बहुत सारे लोग, जैसे मैं था, मैं भी पढ़ता था तो उससे हट जाता था, या कुछ करने में भी डर लगता है कि करें क्या,
कि कहीं ना कहीं दूसरे बाकी भाइयों को पसंद ना आए कोई चीज़। तो ये चीज़ थोड़ा कम होना चाहिए दोस्तों। बस सभी को समझना चाहिए कि समाज में सब अपने हैं और अपना समझ के चलना चाहिए। हमारा कोई भाई अगर कोई काम किया भी है या कुछ भी कर रहा है, मतलब बहुत सारे में कोई घटना तो मैं नहीं जिक्र करना चाहूँगा, लेकिन मैं ये अभी भी देखता हूँ कि व्हाट्सएप में ये सब चलता रहता है। ये सब क्या है? इसके लिए पर्सनल आप लड़ाई करिए ना, सामाजिक ग्रुप में करने में क्या है। तो एक समाज से मेरा ये निवेदन है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कमियां गिनाना बंद करिए। कमियां गिनाने से आदमी निगेटिव हो जाता है, मानसिक गुलामी का शिकार हो जाता है। उससे निकालना होगा, मजबूत बनाना होगा। परिवार का सपोर्ट तो चाहिए ही, जैसे मुझे मिलता रहता है, लेकिन अब समाज का भी सपोर्ट चाहिए। दूसरे समाज से जो सीखने वाली चीजें हैं वो हमें सीखना चाहिए, अपनाना चाहिए, और जो कमियां हैं अपने अंदर वो दूर करनी चाहिए। यही सिंपल सा सिस्टम होता है। तो मैं अपने समाज के सभी लोगों से यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि बुराइयों से बचें, निगेटिव बात करने से बचें। अच्छी बात है, अगर कोई किसी कुछ सही नहीं कर रहा तो उसको समझाएं, मगर ऐसा ना समझा दें कि फिर वो इतना कुंठित हो जाए कि कुछ करने न चाहे। और दूसरे लोगों के समय को भी वैल्यू दें। व्हाट्सएप में आप चाहते हैं कि लोग सक्रिय रहें, समाज पे ध्यान दें, तो उसके लिए इतनी अनावश्यक बातें उसमें ना हो, काम की चीजें होना चाहिए, पॉजिटिव बातें होना चाहिए, समाज हित में बात होना चाहिए। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको भी काफी मुश्किलों को सामना करना पड़ता होगा इन्हीं वजह से। बाकी मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा समाज जो है आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहेगा और नई नई ऊंचाइयों को छुएगा, और जो भी कमियां हैं उसको दूर करते हुए बहुत आगे बढ़ेगा। अंत में मैं जिक्र करना चाहूँगा इस लाइव प्रोग्राम के बारे में। पिछले 2 सालों से शायद ये एक्टिविटीज़ मैं देख रहा हूँ, और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राजकिशोर जी का कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। कृष्ण कुमार वर्मा जी मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आप लाइव आइए। एक बार 5-6 महीने पहले उन्होंने मुझसे कहा था, लेकिन तब मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि मैं क्या करूँगा। मैं व्यस्तता भी रहती थी, ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन मुझे आज बड़ा अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगता था कि सीधी रीवा के बाहर तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन अगर ये लाइव प्रोग्राम लोग देख रहे हैं, अभी कल ही राजकिशोर जी ने बताया कि 10 कंट्रीज में अपने लोग हैं, अपने समाज के लोग हैं, और इंडिया के ऑलमोस्ट 2 स्टेट छोड़ करके सब में हैं। और हम लोग तो एक स्टेट तक के लोगों को नहीं जानते। तो एटलीस्ट इस मार्फत लोग एक दूसरे को जान रहे हैं, सुन पा रहे हैं, एक दूसरे की संस्कृति कल्चर के बारे में जान पा रहे हैं। कई लाइव अच्छे प्रोग्राम गीत संगीत के भी इसमें होते रहते हैं। तो मुझे अपने सामाजिक बंधुओं से एक ये भी है कि इसमें लाइव प्रोग्राम में आइए, और इसमें कोई झिझक की बात नहीं है, क्या बात होगी, कैसी बात करेंगे, क्योंकि सब तो सामाजिक भाई हैं, सब अपने लोग हैं। और घर में क्या सोचना, मैं भी शुरू में सोच रहा था कि मैं क्या बात करूंगा, क्या बोलूंगा, लेकिन बाद में लगा कि हम बोल किसके, हम तो घर पे हैं अभी, कौन सा ऑफिशियली मीटिंग में है या हम कहीं बाहर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। जब हम घर पे हैं तो बुराई क्या है, हमें आना चाहिए। तो मैं सभी सामाजिक बंधुओं से ये भी अपील करूंगा कि लाइव प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, और पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं तो इसको एटलीस्ट देखें, समझें, सलाह मशवरा करें। और बस मुझे लगता है कि समय मेरा पूरा हो चुका है, और नव वर्ष 2022 की भी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। नए बच्चों को जो अभी अपने कैरियर में कदम आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं तो बहुत बड़ी पोस्ट में नहीं हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने समाज से अब निकल भी रहे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स तो हैं ही, और बच्चे बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और हम लोग बड़ों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है बच्चों से, क्योंकि उनका जो एनर्जी लेवल है मैं देख रहा हूँ कि फैंटास्टिक।
मैं खुद भी सोच नहीं पाता हूँ कि इन लोग सोच कैसे लेते हैं इतना ज़्यादा इतने आगे। इवन मेरे छोटे बच्चे हैं, 3rd क्लास में हैं, मैं तो हैरान रह जाता हूँ उसकी बातें और उसके जो कंटेंट रहते हैं देखने की। यूट्यूब में भी कुछ देख रहे हैं तो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि जो टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीज़ें रहती हैं, तो इनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और शिक्षा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई ऐसी वारदात सुनने को मिलती हैं, पेपर पढ़ो तो लगता है कि अब क्या बस निगेटिव खबरें रहती हैं, केवल इसीलिए थी कि शिक्षा। तो हमेशा शिक्षा इसलिए जरूरी नहीं है कि आप कोई नौकरी करे या कुछ करे। शिक्षा से आदमी इंसान बन जाता है, लोगों को सम्मान करना जानने लगता है, बात करना जानने लगता है। फिर चाहे वो बिजनेस करे, कुछ भी करे, लेकिन शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करूंगा कि सभी शिक्षित हों, आगे बढ़ें और समाज हमारा बहुत आगे बढ़े। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों को ये लाइव प्रोग्राम की समाप्त करना चाहूँगा। और लेकिन करने से पहले मैं एक बार राजकिशोर जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने सभी सामाजिक बंधुओं का, आप लोगों का, जो पिछले 1 घंटे से, मेरे ख्याल से 1 घंटे तो हो ही गए होंगे, 1 घंटे से मुझे सुन रहे हैं। और आप लोगों ने इतना समय दिया, अगर सुना है मुझे, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा मेरा ये लाइव, तो मैं कोशिश करूँगा दोबारा फिर कभी आएंगे, फिर और बातें होंगी। और अगली बार कोई जो भी आप लोग टॉपिक कहेंगे उस विषय में बातचीत करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबसे मैं अभी ये लाइव प्रोग्राम से मैं जुदा होना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।